बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, शाम का वक्त है, आपको इंतजार हो रहा है कि आज हमारे लिए कौन सी नई जानकारी है। जी हाँ, हमारे पास जानकारियों का खजाना है, लेकिन आज जो सबसे खास जानकारी है वो ये है कि लत्तेदार सब्जियों में आप लौकी की आगाद खेती कैसे कर सकते हैं, साथ ही फ्रेंच बीन में लगने वाले कीट से आप निजात किस प्रकार पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कृषि जगत में क्या कुछ चल रहा है नया, आइए जानते हैं कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से करें मुक्त। राज्य में फसल बीमा योजना की जा रही है शुरुआत। मसूर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं PL 406। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और ज़रूरत पड़े तो फसल बोने के 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। किसान भाई कृषि कार्य से बेहतर उत्पादन लेने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करें। जैव उर्वरक सजीव जीवाणुओं का एक संग्रह है जो विशेषकर दलहन, तिलहन, धान, गेहूं के फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। यह मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होता है। जैव उर्वरक एक सजीव जीवाणुओं का एक संग्रह होता है। इनका व्यवहार हम लोग किसी सब जो फसल है, दलहन है, तिलहन है, धान है, गेहूं है, इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे की बात जहां तक किया जाए, इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बहुत सारे अनुपलब्ध ये खाद उपलब्ध हैं, पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसको वो उपलब्ध कराता है पौधे को। तो इसका मिट्टी का स्वास्थ्य पे, पानी पे और पर्यावरण पर सब पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दलहनी फसल मसूर की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में PL 406, PL 639, KL S218 लगाएं। मसूर की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। आगाद खरीफ की फसल और धान काटने के बाद मध्यम जमीन में मसूर की खेती करें। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण और खेती की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों पर भुरकाव कर दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना।
आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। हमारे मेहनती किसान किश्तों में सीधे 6,000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। तो बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155-261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। किसान भाइयों, लौकी की खेती, जी हाँ, लत्तेदार सब्जियों में हमारे किसान भाई लौकी की खेती किस प्रकार करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि लौकी की खेती अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो प्रभेद का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, प्रभेद का चुनाव करके अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो आपकी खेती की पैदावार अच्छी होगी। जानने के लिए सीधे हम चलते हैं विशेषज्ञ के पास। अपने झारखंड प्रदेश में लौकी एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। ये सब्जी वजन घटाने, भोजन पचाने तथा हृदय को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक है। अपने यहाँ इसकी खेती सालों भर की जाती है। इसकी आगात खेती के लिए ऐसी जमीन का चुनाव करना चाहिए जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो। इसके लिए अच्छी जीवांश वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। आगात खेती के लिए दिसंबर माह में इसके बीज लगाना उपयुक्त होता है, जबकि फरवरी में इसकी रोपाई करने का बेहतर समय है। इसकी खेती के लिए खेत तैयार करते वक्त मिट्टी को भुरभुरी बनाकर मेड़ और नाली तैयार करना अच्छा होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं लत्तेदार सब्जी में लौकी की खेती एवं प्रभेद के चुनाव के बारे में, और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं विशेषज्ञ के तौर पे डॉक्टर नेहा राजन। मैम, आप हमारे किसान भाई को देख, जो भी हमारे किसान भाई लौकी की खेती कर रहे हैं वो सबसे पहले खेत की तैयारी की कैसे करेंगे? अभी जैसे हम लोग लौकी की बात करते हैं तो सालों भर हम लोग लौकी की खेती कर सकते हैं, चाहे वो गर्मा का मौसम हो, रबी का मौसम हो और खरीफ का मौसम हो। तो अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अगेती जायद फसल के रूप में लौकी की खेती कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। अगेती लौकी की खेती की अगर बात करते हैं तो ये ऐसी ज़मीन का हम लोग चुनाव करेंगे जहाँ की 6.5 से 7.5 पीएच हो और अच्छी निकासी वाली, साथ ही अधिक जीवांश वाली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। वैसे लौकी की खेती हर तरह के भूमि में, हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे हम लोग आगात खेती की बात कर रहे हैं तो दिसंबर इसका सही समय होगा बिजाई के लिए और फरवरी में रोपाई की जाएगी। इसकी खेती हम कभी भी हम लोग करेंगे तो रीज और फरो बना के, यानी मेड़ और नाली बनाकर ही करेंगे। मिट्टी की जब चुनाव करते हैं या खेत की जब तैयारी करते हैं तो ये ध्यान रखें किसान भाई कि अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी कर मेड़ और नाली बना लें, इसके बाद ही बिजाई करें। किसान भाइयों, लौकी एक गर्मा फसल है तो इसका उचित तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। लौकी की अच्छी खेती के लिए उनके प्रभेद के चुनाव में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें 2 तरह के प्रभेद पाए जाते हैं,
लंबे फल वाली लौकी तथा गोल फल वाली लौकी। लंबे फल वाले लौकी के लिए अर्का बहार, काशी गंगा, हाइब्रिड काशी बहार अच्छी किस्में हैं। इसी तरह से गोल फल वाली किस्मों में पूसा मंजरी और पूसा समर प्रोलिफिक राउंड यहाँ के लिए काफी उपयुक्त है। प्रभेद की जहाँ तक बात है तो इसमें दो तरह की प्रभेद हैं। जैसे हम लोग लंबे फल वाली लौकी की बात करें या गोल फली वाली लौकी की बात करें, तो जब लंबे फली वाली लौकी की बात करते हैं तो ऐसी प्रभेदें हैं उन्नतशील प्रभेदें, जैसे कि अर्का बहार, ये IHR बेंगलोर की वैरायटी है और इसका जो उत्पादन क्षमता है 40 से 45 टन प्रति हेक्टेयर है, या 400 से 450 कुंतल प्रति हेक्टेयर बोल सकते हैं। और इसी के साथ IIVR की वैरायटी वाराणसी से रिलीज वैरायटी है काशी गंगा और काशी बहार, हाइब्रिड काशी बहार। ये दोनों किस्में भी काफ़ी उपयुक्त मानी गई हैं हमारे झारखंड प्रदेश के लिए। इनकी जो उपज क्षमता है काशी गंगा की वो लगभग 45 टन प्रति हेक्टेयर है, या हाइब्रिड काशी बहार की बात करें तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर है। ये अगेती भी है, साथ ही इसका जो काशी गंगा है ये एंथ्रोकनोज जो बीमारी आती है उससे ये टॉलरेंट वैरायटी है। और इसके अलावा हम लोग पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, ये पूसा से निकली हुई किस्म है IRI दिल्ली की। और इसके अलावा पूसा हाइब्रिड 3, ये किस्म भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 45 टन प्रति हेक्टेयर है। कुछ किस्में हैं जैसे कि स्वर्ण स्नेहा, ये हमारे प्लांडू यहाँ रांची से निकली हुई वैरायटी है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा अगर हम लोग गोल किस्म की बात करें तो गोल किस्म में राउंड टाइप में आपका पूसा मंजरी और पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, ये दो किस्में हैं जिसका कि हम लोग यहाँ पे खेती कर सकते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता बात करें तो लगभग 70 से 75 टन प्रति हेक्टेयर है और इन सब की सभी की पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन 60 दिनों में पहली तुड़ाई हो जाएगी। किसान भाइयों, लौकी की अच्छी फसल लेने के लिए उर्वरकों का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फिर 90 केजी नाइट्रोजन, 45 केजी फास्फोरस तथा 45 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में व्यवहार करना उचित होता है। इसके साथ 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से नीम की खल्ली तथा करंज की खल्ली का व्यवहार करना भी उचित होता है। उर्वरक प्रबंधन में अगर हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से उर्वरक का व्यवहार किया जाए तो हमें अच्छी उत्पादन मिलेगी। तो इसके लिए 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई प्रयोग करें। साथ ही अगर हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो बेसिक उर्वरक हैं उनका व्यवहार करें, उसके लिए आप 90 केजी नाइट्रोजन, 45 केजी फास्फोरस और 45 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई खेतों में व्यवहार करें। और जो नाइट्रोजन का डोज है ये 2 बार कर दें। साथ ही लगभग 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से नीम की खली और करंज खली का भी आप व्यवहार कर सकते हैं। लौकी की रोपाई यदि फरवरी माह में होती है तो उसके 60 दिनों के बाद इसके फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। किसान भाइयों, कुछ किस्में ऐसी भी होती हैं जिनकी तोड़ाई 50 से 55 दिनों में होती है, अतः आप 50 से 60 दिनों के अंदर फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। अगेती फसल जब हम लोग लगाते हैं तो जनरली हमने जो बताया कि दिसंबर में इसकी बिजाई होती है। बिजाई इस समय करने के लिए, चूँकि लौकी एक ऐसी फसल है जो कि कम तापमान और फ्रॉस्ट से ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इसलिए इसको हम लोग लो टनल में उगाएं और साथ ही या तो हम लोग पॉली हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पॉलीथीन बैग और प्लग ट्रे में ही उगाएं तो ज़्यादा
ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद इसकी सीधी रोपाई आप फरवरी माह में करते हैं। अगर फरवरी माह में रोपाई होती है तो उसके लगभग 60 दिन के बाद ये आपको तुड़ाई कर सकते हैं। कुछ अगेती किस्म है जिसकी हम लोग तुड़ाई 50 से 55 दिनों में भी स्टार्ट की जाती है। इस तरह से यदि किसान भाई लौकी की अगाध फसल लेते हैं और वैज्ञानिकों की सलाह मानते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी फसलों की पैदावार और गुणवत्ता अच्छी होगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, आइए हम आपको बताते हैं कि फ्रेंच बीन की खेती अगर आप करते हैं तो जब खेती करते हैं और जैसे ही उस पर पत्तियां आनी शुरू हो जाती है तो उसके साथ साथ ही कीटों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। इसी समय हमारे किसान भाई अगर कीटों से निजात पाने के लिए सही समय पर उसकी देखभाल करें और उस पर दवा का छिड़काव करें, और कौन सी दवा का छिड़काव करें, किस प्रकार करें और दवा कितने कितने दिनों के बाद करें छिड़काव, इन तमाम बातों की जानकारी उन्हें होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं विशेषज्ञ की ओर। अपने झारखंड प्रदेश में तरह तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। फ्रेंच बीन उन्हीं सब्जी फसलों में से एक है। यहाँ इसकी खेती सालों भर होती है। ये एक ऐसी सब्जी फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यहाँ इसकी खेती में कीटों का सबसे बड़ा खतरा रहता है। ये कीट फसलों की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे इसका मूल्य घट जाता है। किसान भाइयों, खेती किसानी आप सभी करते हैं और साथ ही साथ सब्जियों की फसल आप उगाते हैं। ऐसे में आप एक प्रमुख सब्जी उगाते हैं जिनमें है फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या उसमें रोग लगते हैं और कैसा उसका प्रबंधन करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यान, और हमारे साथ हैं विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर राजेश कुमार, जो हमें बताएंगे कि फ्रेंच बीन में लगने वाले कीट कौन से हैं और उसका प्रबंधन कैसे हम करेंगे। देखिए, जैसा कि फ्रेंच बीन ऐसी सब्जी है जो कि झारखंड में हम लोग सालों भर इसकी खेती करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसकी गुणवत्ता जो है अगर अच्छी नहीं है तो मूल्य भी अच्छा नहीं प्राप्त होता है। और गुणवत्तापूर्ण सब्जी का उत्पादन के लिए हमको क्या चाहिए कि इसमें कीट व्याधि से हमारा जो फसल है वो मुक्त होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला जो सितंबर माह से लेकर के जनवरी तक या फरवरी तक इसकी बुआई की जाती है। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन की फसल को कीट व्याधि से मुक्त रखने के लिए बुआई के पहले ही खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी को पलट देना चाहिए और फिर उसे बराबर कर लेना चाहिए। इसके बाद अच्छे बीज का चुनाव कर उसे FIR विधि से उपचारित कर लेना चाहिए। FIR विधि में सबसे पहले फफूंदनाशी दवा जैसे जाइलोरी से बीज का उपचार कर लेना चाहिए। इसके बाद कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड से बीज को उपचारित करना चाहिए और अंत में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद ही बीजों की बुआई करनी चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाई को यह ध्यान रखना होगा कि जब भी हम बुआई करें तो उस समय अपने खेतों की तैयारी जो है उस प्रकार से करें कि हमारा जो है उसमें कोई प्रकार का कीट व्याधि न हो। इसीलिए मिट्टी पलट वाले हल हैं या हैरो हैं, डिस्क है, कल्टीवेटर है, उससे पलट दें। उसके बाद जो है वहाँ पटेला लगा करके जो है उसको पहले बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीज का चुनाव अगर आपने जो है सही कर लिया इस क्षेत्र के लिए, चूँकि सब्जी वाली वो फ्रेंच बीन है उसकी खेती यहाँ पर बहुतायत मात्रा में की जाती है, तो उसके बाद बीजोपचार करते हैं जो कि फायर सिस्टम से होता है। फायर सिस्टम कहने का मतलब FIR सिस्टम में सबसे पहला है कि फफूंदनाशक दवा, अगर 1 kg बीज है तो उसमें हम 2 ग्राम जैलोरी वो दवा को हम बढ़िया ढंग से मिला लेते हैं और उसके बाद उसका छिड़काव फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद कीटनाशक है तो 1 ग्राम 1 किलो बीज में जो है वो आपका इमिडाक्लोप्रिड है, उसका मिला करके उसको अच्छे ढंग से थोड़ा सा सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद आता है राइजोबियम कल्चर। तो राइजोबियम कल्चर क्या होता है कि वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर मिलता है। तो फ्रेंच बीन के लिए आप राइजोबियम कल्चर लाएं और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो है यह उपलब्ध रहता है, वहाँ से ला करके इसको बीज उपचार कर देते हैं। फिर उसके बाद बीज को लगाते हैं। बीज की बुआई के बाद पौधे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनमें अलग अलग कीटों की संभावना रहती है। छोटे पौधे में तना काटने वाले कीट लगते हैं। इसमें फिप्रोनिल दवा का प्रयोग करना बेहतर होता है।
इसके बाद बड़े पौधे में फली छेदक का प्रकोप देखा जाता है। इसका नियंत्रण हेलिकोबर्पा से संभव है। तो बीज को लगाने के बाद ये 2.5 से 3 माह का जो है उसमें फलन आ जाती है। फसल है 3.5 महीना में ख़त्म हो जाता है। तो इसी समय हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे पौधा जो है लगाने के बाद अगर बढ़वार हो रहा है तो उसमें कीटों का भी आक्रमण उसी ढंग से होता है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो नीचे में छोटा जब पौधा रहता है निकलता है तो उसका तना को काट देता है और पौधा गिर जाता है। तो वैसा जो स्थिति में हम लोग देखते हैं कि उसमें तना का कटने के लिए अगर ज़्यादा जो समस्या आता है उसके लिए जो है फिप्रोनिल जो है वो आपका 3% का दानेदार दवा है। 1 एकड़ अगर लगाना है तो उसका 10 किलोग्राम को जो है पहले हम खेत में बुरकाव कर देते हैं, और ताकि उसमें जो तना को जो काटने वाले कीट है उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरा, उसके बाद जैसे पौधा बड़ा होने लगता है तो इसमें देखा जाता है कि वो तरह तरह के कीटों का आक्रमण है कि फली छेदक भी कीट है जो सबसे ज़्यादा जो इसके बीज हैं और उसमें छेद कर देने से इसकी गुणवत्ता काफ़ी बाज़ार में ख़राब रहता है और वो अच्छा प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं हेलिकोबर्पा जो है वो काफ़ी जो है क्षति पहुंचाता है। तो हेलिकोबर्पा के लिए या आपके पास एक मारुका जो है चित्तीदार जो है फली छेदक है, ये दोनों कीट जो है फली को छेद करके काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं। फ्रेंच बीन में वायरस का भी सफेद मक्खी के द्वारा काफी आक्रमण होता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्साम का छिड़काव किया जा सकता है। यदि आपके खेतों में फल बड़े हैं तो रस चूसक कीटों के लिए नीम से निर्मित दवा का प्रयोग करना बेहतर होता है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में माइट का प्रकोप होता है तो स्पैरोमेसिफिन का प्रयोग करने से इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कि जब भी हम लोग देखते हैं कि फली छेदक का जो है आक्रमण होता है तो बाज़ार में उसका गुणवत्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है फलों की। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो फ्रेंच बीन है उसमें क्या है, जैसे जैसे लेट अगर किसान बंधु सोइंग करते हैं तो उसमें क्या होगा कि वायरस जो है बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है जो कि सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। और सफ़ेद मक्खी जो है यहाँ पर बहुतायत मात्रा में वो छोटा छोटा जो है वैक्सीलियर का जो है वहाँ पर देखेंगे जाएंगे तो एक सफ़ेद जो है कीड़ा उड़ते हुए नज़र आएगा। तो ये सफ़ेद मक्खी का आक्रमण जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्साम इसका जो है हम लोग छिड़काव करके इसका नियंत्रण करते हैं। लेकिन अगर फली हमारा बड़ा है तो ध्यान रखना है कि रस चूसने वाले कीट है, इसके लिए नीम से निर्मित जो दवा है, निम्बेस्डिन है, अचूक है, बेनगार्ड है, अगर इन दवाओं का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं या 10 पर्णी अगर घर में बनाते हैं, 10 वैसे पत्ते जिसको जो है जानवर नहीं खाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि गोमूत्र के साथ जो है अगर 10 पत्ते को 1 भाग और उसके बाद 5 भाग गोमूत्र को 10 दिन तक सड़ा करके और 50 से 100 ml जो है हम पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करते हैं। तो रस चूसने वाले जो कीट हैं उससे हम अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं। किसान भाइयों, इन सब के अलावा फ्रेंच बीन की अच्छी फसल लेने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो किसानों को हमेशा अपनी फसलों का निरीक्षण करते रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि उनमें कौन से कीट लग रहे हैं, फिर उसी अनुसार उनका उपचार करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंच बीन की खेती करने वाले किसानों को फसल चक्र अवश्य अपनाना चाहिए। फिर इन्हें अपने खेतों को खरपतवार से भी मुक्त रखना चाहिए। इसके अलावा इन्हें जितना हो सके जैविक कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान बंधु अपने फसल को जो है लगातार अगर मॉनिटरिंग करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि हमारा जो है फसल वो कैसे वो क्षति पहुंचा रहा है, कीटों के द्वारा है या रोग है या और कौन अन्य व्याधि है, उसके वजह से उसका जो है आकलन करते रहना चाहिए। उससे पता चलेगा कि सही में उस फसल का किस वजह से वो नुकसान हुआ है और उसी के अनुसार से वो नियंत्रण के लिए वो अपना उपाय सोचेंगे। लेकिन किसान बंधु को ये भी देखना है कि जब भी हम कोई फ्रेंच बीन लगाते हैं तो इसके लिए फसल चक्र को ज़रूर अपनाना चाहिए ताकि उनके खेत में जो है वो उसी एक ही तरह के फसल बार बार न लगें। तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी पड़ता है। इसके साथ साथ जो है खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। उसमें अगर खेत साफ़ रहेगा तो उसके कीड़े के जो है अंडा, लार्वा, प्यूपा है वहाँ पर जो है वो नहीं पलेंगे या पनपेंगे, जिससे हमारा खेत कम क्षति होगा। और साथ में जो है क्रॉप रोटेशन, जैसा मैंने बताया कि फसल चक्र, अगर इसको अगर किसान बंधु अपनाते हैं तो निश्चित रूप से अपना जो फसल है
उसको बेहतर बाज़ार में उत्पाद को भेज सकते हैं। लेकिन मैं किसान बंधु से ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि जब भी फ्रेंच बीन की खेती करें, चूँकि ये सब्जी का फसल है, तो सब्जी का फसल है कि किसान बंधु इसको जो है वो डायरेक्ट तोड़ते हैं और उसके बाद किसान के पास जो है ले जाते हैं और ले जा कर के जो है बाज़ार में ले जाते हैं और उसको बिक्री करते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए किसान बंधु को कि वैसा कोई भी दवा का जो है प्रयोग ना करें जिसका रेसिड्यू यानी जो है उसका प्रभावी जो क्षमता है वो बहुत लंबे अवधि का हो, बहुत कम दिन का हो। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर जैविक जो है वो अगर कीटनाशक अगर व्यवहार करके अगर इसकी खेती करते हैं तो एक बाज़ार में अच्छा उत्पाद को वो बेच सकते हैं या जा सकता है। इस तरह से यदि किसान भाई फ्रेंच बीन की खेती वैज्ञानिकों के कहे अनुसार करेंगे तो निश्चित तौर पर वे उसकी अच्छी फसल ले पाएंगे और अपनी आमदनी में वृद्धि कर पाएंगे। किसान भाइयों, विदा लेने से पहले हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए और किसी भी तरह से आपको अगर कोई दिक्कत होती है खेती किसानी में तो आप हमें जरूर लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।